Hi, this is Gaurav here. Welcome to Defense Post. Now, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैदिक सिविलाइजेशन को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे बुद्धिज्म को। So, if you guys are preparing for CDS, CAPF, ND or FCAT, you guys can prefer this series and I have covered all the relevant material important for our exam point of view. तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कि जैनिज्म कैसे राइज होता है, क्या फीचर थे जैनिज्म के अंदर, कैसे सोसाइटी जो है वैदिक रिलीजन से जैनिज्म की तरफ शिफ्ट होती है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जैनिज्म स्टार्ट कब होता है। 600 बिफोर क्राइस्ट के आसपास जैनिज्म का राइज होना स्टार्ट होता है। अब हम इस पीरियड की बात करें तो ये वो सेम पीरियड होता है जहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड आकर के खत्म होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब ऐसा क्यों हुआ कि लोग जैनिज्म में शिफ्ट होना स्टार्ट हुए? देखो, हमने देखा था कि लास्ट लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ब्राह्मणिज्म का राइज होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी वर्णा सिस्टम में डिवाइड हो जानी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे ये चीज़ें रिजिडिफाई होती हैं, सोसाइटी हायर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड हो जाती है। अब जब लोअर कास्ट में डिवाइड होती है तो लोअर कास्ट के लोगों की जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा माइजरेबल हो जाती है, क्योंकि अनटचेबिलिटी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसी रिचुअल्स जो है सोसाइटी के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब इन लोगों के लिए इनकी जो लाइफ थी काफ़ी माइजरेबल हो चुकी थी। यहाँ पे जैनिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उनको ऑनरेबल प्लेस ऑफर करता है। अब चूंकि ये लोग जो थे अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो इनको कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे वो अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ पे इनके लिए जैनिज्म यहाँ पे इनके लिए हेल्पिंग हैंड की तरह काम आता है। दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि वैदिक रिलीजन के अंदर लास्ट में आते आते सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा हाईली रिचुअलिस्टिक हो चुकी थी। जैसे यज्ञ हो गया, आइडल वर्शिप हो गया, ऐसी ऐसी फीचर सोसाइटी के अंदर आ गए थे, जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन रिचुअल्स को करना पसंद नहीं करते थे। अब तीसरा बड़ा रीज़न अगर हम देखें तो जैनिज्म के अंदर जितने भी लिटरेचर होते थे या मोस्टली जो टेक्स्ट होते थे वो सारे प्राकृत लैंग्वेज के अंदर होते थे, जो कॉमन लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल होते थे एज़ कम्पेयर टू संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती थी और इसको अंडरस्टैंड करना ईजी नहीं होता था। लोगों को वेल एजुकेटेड होना ज़रूरी था, तभी वो संस्कृत को अंडरस्टैंड कर सकते थे। एंड उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि ये जो थी संस्कृत हर कास्ट के लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं थी। जो हायर कास्ट थे उन लोगों के लिए संस्कृत एक्सेसिबल होती थी, तो लोअर कास्ट के लोग जो थे वो संस्कृत को इजीली समझ नहीं सकते थे। अब वो संस्कृत को नहीं समझ सकते थे तो उनके लिए जो वैदिक रिलीजन के जो टेक्स्ट होते थे उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो लोग थे वो जैनिज्म की तरफ शिफ्ट हुए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैनिज्म का ओरिजिन कैसे होता है। जैनिज्म काफ़ी पुराना रिलीजन है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे तीर्थंकर देखने को मिलते हैं जो जैनिज्म को प्रीच करते थे। अब इनमें जो सबसे पहले जो तीर्थंकर आए थे उनका नाम था ऋषभदेवा। इट इज़ बिलीव दैट ही वाज द फर्स्ट तीर्थंकर, वो पहले तीर्थंकर थे। अगर उनके हम सिंबल की बात करें तो उनका सिंबल बुल होता था। 23rd तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो उनका नाम पार्श्वनाथ था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हम वही तीर्थंकर को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। उनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ। एक्सपेक्टेड है कि उनकी जो लाइफ थी 18th और 17th सेंचुरी में उन्होंने एग्जिस्ट किया। अब ये सारे तीर्थंकर जो थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। अब समझते हैं कि तीर्थंकर कौन होते थे। ये जनरली वो लोग होते थे जो जैनिज्म के आइडियोलॉजी को या बिलीफ को प्रीच करते थे, जिनको हम टीचर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम अगर पार्श्वनाथा को देखें तो इनका जो सिंबल था वो स्नेक था। अब इसके बाद जो 24th तीर्थंकर आते हैं वो होते हैं वर्धमान महावीर। अब इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल यहाँ पे लायन आता है। ये जितने भी सिंबल है ये उनके बर्थ के सिंबल कंसिडर किए जाते हैं। नाउ देखते हैं कि जैनिज्म कैसे प्रोपागेट हुआ। देखो, जितने भी तीर्थंकर आए, एक से लेकर के जो 23rd तक जो भी तीर्थंकर आए थे, उन लोगों ने जैनिज्म को प्रीच तो किया, बट वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में जाकर के उसको प्रोपागेट नहीं कर पाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्धमान महावीर। उन्होंने इस पर्टिकुलर बिलीफ को एज ए जैनिज्म इंट्रोड्यूस किया और कंट्री के अलग अलग पार्ट जो थे वहाँ पे जाकर के उन्होंने उसको प्रीच किया। उनके जो डिसिपल्स थे उन्होंने बहुत सारे संघ बनाए जो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में जाकर के उस जैनिज्म की आइडियोलॉजी को, उस बिलीफ को वहाँ पे जाकर के प्रीच करते थे। अगर हम इनका बर्थ देखें तो इनका जो बर्थ है वो 540 और 468 में इनकी डेथ हमें देखने को मिलती है। बिफोर क्राइस्ट की हम बात कर रहे हैं। अब बिफोर क्राइस्ट का, अब जो बिफोर क्राइस्ट है यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो टाइमलाइन है ये हमेशा अपोजिट चलती है।
जैसे 0 बिफोर क्राइस्ट आ गया। इससे पहले की जो भी टाइमलाइन होगी वो हमेशा अपोजिट चलती है, जैसे 540 हो गया, 538 हो गया, 537 हो गया, ऐसे। और लेटर में जो टाइमलाइन आती है वो 0 के बाद जब एडी से स्टार्ट होती है तो वो 1 2 3 से कंटिन्यू होती है। ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर, और इनका सीक्वेंस था 24th। अब इनका जन्म यहाँ पे कुंडलग्राम में हुआ, वैशाली के पास में, ये मगधा का ही पार्ट था। हिज पेरेंट्स वर फ्रॉम क्षत्रिय क्लैन, उसके जो पेरेंट्स थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला था, वाइफ का नाम यशोदा, डॉटर का नाम प्रियदर्शनी था। 30 की एज में ये क्या करते हैं, इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट ये अपना घर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे उनको अकम्पनी करते हैं मक्काली गौसाला। मक्काली गौसाला, अब ये कौन होते हैं, ये इनको अकम्पनी करते हैं इन सर्च ऑफ केवल ज्ञान। अब बाद में मकाली गौसाला जो है वो इनसे पार्ट हो जाते हैं और एक अपना खुद का सेक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं आजीविका सेक्ट। अब इस सेक्ट को लेटर जब चंद्रगुप्त के जो डिसेंडेंट आते हैं, अशोका आते हैं, वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रोपागेट करते हैं। आफ्टर 13 ईयर ऑफ पेनेंस के बाद में उनको फाइनली एनलाइटमेंट मिलता है, जिसको वो केवल ज्ञान के नाम से बोलते हैं। एट जम्बिका ग्राम में उनको ये मिलता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिज्जुपालिका। अब ये जो केवल ज्ञान है, ये इसको एक पर्टिकुलर टर्म से डिफाइन किया गया है जिसको हम इनलाइटमेंट बोलते हैं। अगर हम इसी को सेम कंपेयर करते हैं बुद्धिज़्म में, तो इसको वहाँ पे निर्वाणा के नाम से बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखना कि जैनिज्म में इसको केवल ज्ञान बोला जाता है और बुद्धिज़्म में इसको निर्वाणा के नाम से बोला जाता है। लेकिन जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं, महापरिनिर्वाणा। ये अपना फर्स्ट जो सरमन होता है वो अपना पावा में देते हैं, जहाँ पे इनको 11 डिसिपल्स ज्वाइन करते हैं और जमाली उनके पहले डिसिपल्स होते हैं। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं कि एक पूरा संघ बनाते हैं जहाँ पे इनको बहुत सारे डिसिपल्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। अब इनको ये जैनिज्म के बारे में अपनी जो बिलीफ होते हैं, अपने जो भी आइडियोलॉजी होती है वो उनको प्रीच करते हैं। और ये डिसिपल्स क्या करते हैं, ये अलग अलग किंगडम्स में जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। वहाँ पे जाकर के जो जैनिज्म की रिलीजियस जो आइडियोलॉजी है, जो बिलीफ है, वो वहाँ पे जाकर के उनको प्रीच करते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो जैनिज्म है वो प्रोपागेट होना स्टार्ट होता है। जो जो लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो इन सोसाइटी की हाईली रिचुअलिस्टिक चीज़ों से निकल करके किसी दूसरी चीज़ों में शिफ्ट करना चाहते थे, जो एक रेपुटेड अपनी पोजीशन को देखना चाहते थे सोसाइटी के अंदर, वो जैनिज्म को ज्वाइन करने स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि जैनिज्म के अंदर ऐसी क्या टीचिंग्स थी जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हुए। दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये वेदास की अथॉरिटीज़ को नहीं मानते थे, वेदास में ही बिलीव नहीं करते थे। एंड यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो जैनिज्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को भी नहीं माना जाता। अब हम देखते हैं कि जो जैनिज्म है वो कहाँ से आया। जैनिज्म आता है जिन्ना से। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सोल लिबरेट हो जाती है तो उसको जनरली जिन्ना के नाम से बोला जाता है। जहाँ से ये जैनिज्म जो है ये भी जिन्ना से ही आता है। अब जैनिज्म में ये मानते थे कि अगर भगवान एग्जिस्ट करते भी हैं, अगर गॉड का एग्जिस्टेंस है भी, तो वो इनके जिन्ना से नीचे होता है। और इनका ये मानना था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेल्फ क्रिएटेड होती है, ना कि किसी गॉड ने उनको क्रिएट किया है। ये जितनी भी चीज़ें क्रिएट की गई है वो एक नेचुरल फिनोमिनन के अंडर क्रिएट हुई हैं। और वो सारी चीज़ें आज जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी प्लानिटरी फॉर्मेशन हो रहा है, प्लानिटरी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो सब एक नेचुरल फिनोमिनन के अंडर होती हैं। जैनिज्म में कर्मा को लेकर काफ़ी एम्फेसिस किया गया है। इनका मानना था कि कोई भी पर्सन को पनिश किया जाता है और रिवार्ड दिया जाता है एज पर वंस कर्मा। यहाँ पे ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का भी हमें कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि बॉडी के ख़त्म होने के बाद में जो उसकी आत्मा होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है। तो यानी कि आत्मा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है। दे एडवोकेटेड ए लाइफ ऑफ ऑस्टियरिटी एंड एक्सट्रीम नॉन वायलेंस। अब इनके जो नॉन वायलेंस का लेवल था ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। मतलब ये ऐसा मानते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं तो वो भी हमारे, हम उसके अंदर भी हम वायलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो जब हम खेत को मतलब जोतते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे जो जीव जानवर होते हैं वो उनका घर उजड़ जाता है या फिर वो मर जाते हैं, तो वहाँ पे हम वायलेंस करें, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि जैनिज्म की डॉक्ट्राइन्स क्या थे।
अब यहाँ पे अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इसकी लैंग्वेज यहाँ पे प्राकृत है। अब यहाँ पे पहला इनका डॉक्ट्रिन आता है अनिकातवाद के नाम से, जिसका मतलब होता है नॉन वन साइडेडनेस और मैनी फोल्ड्स। इनका मानना ये था कि किसी भी सिचुएशन के एक से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं, उन पहलुओं के अंदर भी जितने भी लोग हैं उनके परसेप्शन भी सही हो सकते हैं, इवन इन कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ के अंदर भी। नाउ दूसरा आता है सयादवाद। अब इसके अकॉर्डिंग जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो सब कंडीशनल होते हैं, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। नाउ तीसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है न्यायवाद। न्यायवाद का ये कहना है कि न्याय कैन बी अंडरस्टूड एज पार्शली ट्रू स्टेटमेंट्स बट दे कैन नॉट बी ले क्लेम टू एब्सोल्यूट वैलिडिटी, कि कोई भी जो कंडीशन है, कोई भी जजमेंट है वो 100% राइट नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस उसके जो पार्शियल परसेप्शंस है उनको समझे बिना। नाउ आगे चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं त्रिरत्नास के बारे में। इनको, ये जितने भी डॉक्ट्राइन है इनका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए और इनकी जो बेसिक्स क्या क्या इनकी टर्मिनोलॉजीज है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। फिर आता है त्रिरत्नास। देखो जैनिज्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी सोल को लिबरेट होना है, अगर उसको लिबरेशन की तरफ जाना है, तो कुछ तीन रत्नास हैं, इनको अगर वे फॉलो करते हैं तो वे लिबरेशन की तरफ जा सकते हैं। जिसमें पहला आता है राइट फेथ, दूसरा आता है राइट नॉलेज एंड तीसरा आता है राइट कंडक्ट। अब अगर कोई भी सोल है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ह्यूमन है, अगर उसको एक अच्छी लाइफ अगर उसको सस्टेन करनी है तो उनको अगर वो तीन रत्नास को फॉलो करते हैं तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो आपको इसको KFC से याद रख लेना। K से हो गया हमारा नॉलेज, F से हो गया हमारा फेथ और C से हो गया हमारा कंडक्ट। तो इसको ध्यान रखना, ये तो शॉर्ट फॉर्म में याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब उसके बाद आता है पंच महावरता। अब जैनिज्म के अंदर कोई भी जो लोग थे बाहर से, वो अगर जैनिज्म के अंदर शिफ्ट करते थे यहाँ पे वो 5 वोज लेते थे। अब 4 जो वोज होती थी वो मैंडेटरी होती थी, 5 जो वोज थी जो जिसको हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं वो मैंडेटरी नहीं होती थी। अब अगर हम बात करें तो पहली वोज के बारे में तो यहाँ पे आता है अहिंसा, जिसको बोलते हैं नॉन वायलेंस। फिर आता है सत्य, है हमारा ट्रुथ हो गया, असत्य है नॉन स्टीलिंग हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ को चुराना नहीं होना। फिर आता है हमारा ब्रह्मचार्य, दैट इज सेलिबेसी। के बाद आता है अपरिग्रह, यानी कि नॉन पोजेशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग, नॉन अटैचमेंट एंड नॉन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये जो तीन थी इनको दिया गया था 23rd तीर्थंकर बाय पार्श्वनाथा, एंड जो ब्रह्मचारी जो था इसको दिया गया था महावीर के द्वारा। इसको ध्यान रख लेना, ये ब्रह्मचार्य जो है वो महावीर के द्वारा दिया गया था, तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं आगे, अब डिस्कस करते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। देखो जैन लिटरेचर है वो मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है अगम और दूसरा है नॉन अगम। अब समझते हैं कि ये क्या होते थे। देखो जब जैनिज्म के अंदर वर्धमान महावीर ने अपने जब 11 डिसिपल्स बनाए थे तो उनको मोरली अपनी जो भी प्रीचिंग्स दी थी, अब इन डिसिपल्स ने क्या किया कि अलग अलग जगह जा करके, कंट्री के अलग अलग किंगडम्स में जा करके वो प्रीचिंग्स देना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम के बाद में उन्होंने उसकी नीड ज़रूरत महसूस की कि इन जितनी भी प्रीचिंग्स हैं उन्होंने उनको कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया प्राकृत लैंग्वेज के अंदर। अब जब ये कंपाइलेशन स्टार्ट हुए, अलग अलग जो डिसिपल्स उन्होंने अपने कंपाइल बनाना स्टार्ट कर दिए। अब ये जो कंपाइल थे, इन कंपाइलेशन के अंदर जो भी वर्धमान महावीर की जो भी ओरली ट्रांसमिटेड प्रीचिंग्स थी वो सारी होती थी। तो अगर हम अगम की बात करें तो इनके अंदर जो भी ये ओरली ट्रांसमिटेड जो सिर्फ वर्धमान महावीर ने कही थी वो सारी चीज़ें अगम लिटरेचर के अंदर आती थी। उसके बाद में जो अलग अलग लोग आए उन्होंने इन लिटरेचर को देखा, फिर उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर उस पर जो भी कमेंट्रीज लिखी, तो वो कमेंट्रीज आ जाती हैं नॉन अगम लिटरेचर के अंदर। अब जो अर्लीस्ट जैन लिटरेचर थे उनमें जो लैंग्वेज थी वो अर्धमागधी होती थी, ये एक टाइप है प्राकृत का। अब ये ध्यान रखना कि ये प्राकृत जो है एक कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, जितनी भी कॉमन या लोकल लैंग्वेज होती थी वो सारी प्राकृत लैंग्वेज के अंदर आती थी। जैसे अर्धमागधी हो गया, पाली लैंग्वेज हो गया, वो सब लैंग्वेज भी प्राकृत के अंदर ही आती थी। ये इसके अंदर बहुत सारे एक्सेंट आते थे। अब देखते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में है हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म बाय भद्रबाहु इन संस्कृत। अब यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो संस्कृत के अंदर है, ये है कल्पसूत्र।
उसके बाद आता है अचरंग सूत्र। ये ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट है जो डील करता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जैन मॉन्क्स। ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता था कि जितने भी जैन मॉन्क्स होते थे उनको कैसे जैनिज्म के अंदर ट्रीटमेंट मिलता था, वो सब कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आते थे। अब डिस्कस करते हैं सेक्ट्स के बारे में और सब सेक्ट्स के बारे में। देखो, धीरे धीरे जैनिज्म जैसे जैसे ग्रो होना स्टार्ट हुआ, जैनिज्म दो मेजर सेक्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पहला है दिगंबरा, दूसरा आता है श्वेतांबरा। अब ये कौन थे? ये दो लीडर थे जो जिन्होंने जैनिज्म को लीड किया। अगर दिगंबरा की हम बात करें तो दिगंबरा एम्फेसिस ऑन न्यूडिटी। ये मानते थे कि अगर आपको सेल्वेशन की तरफ जाना है तो आपको हर एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना होगा, चाहे फिर वो कपड़े ही क्यों ना हो। एंड इट इज़ एब्सोल्यूट प्रिक्विजिटी टू अटेन सेल्वेशन, कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपको टोटली, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी चीज़ें हो, उनसे आपको दूर रहना होगा। They represented the Jainas who moved to south under the leadership of भद्रबाहु। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त टाइम पे जब उसका लास्ट फेज चल रहा होता है राइन का, तो उस टाइम पे मगधा के अंदर बहुत बड़ा फेमाइन आता है। अब वहाँ पे चंद्रगुप्त क्या करते हैं कि भद्रबाहु के साथ मिलकर साउथ में चले जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे होता है हमारा मगध एम्पायर। अब चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ मिलकर के यहाँ पे चले जाते हैं साउथ में, कर्नाटका के आसपास में, जहाँ पे बसदी स्तूपा बना हुआ है। वहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे जा करके ये काफ़ी दिन तक संलेखना करते हैं। संलेखना का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन भूखे पेट या कुछ भी बिना खाए पिए एक मेडिटेशन प्रोसेस में जाता है, और वो अनटिल, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसको संलेखना बोलते हैं। ठीक है? तो ये एक टाइप का मेडिटेशन होता है जिसके अंदर कोई भी जो पर्सन है वो कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी खाते पीते नहीं थे, और लास्ट में आकर के उनकी डेथ हो जाती थी। अब जो दिगंबराज थे वो फॉलो करते थे 5 वोज को, जिसमें आता था सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य, यानी कि ये पूरी पांचों वोज को फॉलो करते थे। अब ध्यान रखना कि जब यहाँ पे दिगंबरा थे वो चले जाते हैं साउथ में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, लेकिन जो श्वेतांबर होते हैं, जो स्थूल भद्र जिनकी लीडरशिप में चल रहे होते हैं, वो मगध के अंदर ही रहते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। अब ये जो दिगंबराज होते हैं इनके मेजरली 4 सबसेक्ट बनते हैं। पहला है मुल्ला संघ, विसापंथा, तेरापंथा और तारापंथा। अब ये कौन होते हैं? ये जब वहाँ पे सेटल हो जाते हैं तो ये अपने अपने अलग अलग सेक्ट्स बनाते हैं। अगर हम इनमें तेरापंथा की बात करें तो ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे। उसके अलावा जो भी मुल्ला संघ हो गए, बिसापंथा हो गए या तारापंथा हो गई, ये सब आइडल वर्शिप करते थे। बस ये जो तेरापंथा है ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे। नाउ अब डिस्कस करते हैं श्वेतांबरा। अब श्वेतांबरा कौन होते थे? ये जितने भी थे ये सब लीडरशिप में थे स्थूल भद्र की। ठीक है? अब स्थूल भद्र कौन थे? जैसे ही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में साउथ में चले जाते हैं तो एक सेक्ट जो था, जो स्थूल भद्र का था, वो लोग मगध में ही रहते हैं। दे रिप्रेजेंटेड अ जैना हु स्टेड बैक इन द मगधा अंडर द लीडरशिप ऑफ शत्रुभद्रा व्हेन द फेमाइन स्ट्रक। अब इनका ये मानना था कि अगर आपको सेल्वेशन की तरफ जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े वगैरह है उनका भी त्याग करें। अगर आप वाइट क्लोथ्स पहनते हो तो यू कैन गेट सेल्वेशन। ठीक है? अब इनका ये भी मानना था कि जो वीमेंस हैं वो अचीव कर सकती हैं लिबरेशन को, लेकिन जो भद्रबाहु की लीडरशिप में जो भी दिगंबराज थे उनका ये मानना था कि वीमेंस जो है वो लिबरेशन नहीं अटेन कर सकती। हाँ, एक कंडीशन में कर सकती हैं कि अगर वो डेथ के बाद अगला जो जन्म है वो एज ए मैन लेती हैं, तब जा करके वो लिबरेट हो सकती हैं। लेकिन अब देखना यहाँ पे कि श्वेतांबरा जो है वो सिर्फ 4 वोज को ही मानते थे, यानी कि ये उतने एक्सट्रीम फॉलोवर नहीं थे, एक्सट्रीम लेवल का फॉलो नहीं करते थे। एक्सेप्ट ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य के अलावा ये जो 4 वोज थे वो फॉलो करते थे। अब इनके अंदर यहाँ पे जो इनके मेजर सबसेक्ट डिवाइड हुए उसमें आता है मूर्ति पूजा का, स्थानकवासी और तेरापंथी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। और इनके जो मेजर सब्जेक्ट है इनको भी स्टार मार्क कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, सीडीएस में भी पूछे गए हैं और एफकेट में भी पूछे गए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखना कि जो स्थानकवासी थे ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे। इसके अलावा जो ये मूर्ति पूजा का होते थे, तेरापंथी होते थे, ये सब लोग आइडल वर्शिप करते थे। इवन कि ये तो आइडल वर्शिप में जो आइडल होती थी उसको ऑर्नामेंटली सजाते भी थे, सेंट वगैरह से या जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती थी उन सब से ये उस मूर्ति को सजाते भी थे।
अगर हम यहाँ पे दिगंबराज में बात करें तो यहाँ पे आइडल वर्शिप कौन नहीं करते थे, जो तेरापंथी होते थे ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे, और यहाँ पे जो स्थानक वासी होते थे वो आइडल वर्शिप नहीं करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो अब डिस्कस करते हैं जैन काउंसिल्स का। नाउ ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में बहुत बार इनको पूछा गया है, क्वेश्चंस भी इनसे आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल होती है पाटलिपुत्र के अंदर 310 बिफोर क्राइस्ट में। प्रिसाइडेड कौन करते हैं इसको, स्थूलभद्र इसको प्रिसाइडेड करते हैं, ठीक है। अब पाटलिपुत्र से ये ध्यान रखना कि वो मगधा के अंदर ही रहते हैं, श्वेतांबर जो होते हैं वो मगधा के अंदर रहते हैं, वहाँ पे पाटलिपुत्र में ये 310 में, ये कौन सा लाइन होता है, जब जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चले जाते हैं उस टाइम पे ये फर्स्ट काउंसलिंग होती है पाटलिपुत्र के अंदर। उसके बाद जो सेकंड काउंसिल होती है ये वल्लभी गुजरात में होती है, ये होती है करीबन 750 साल बाद, यानी कि 455 एडी के अंदर। अब इसको प्रिसाइडेड कौन करते हैं, देवरादि शर्मणा के द्वारा ये प्रिसाइडेड की जाती है। अब जो सेकंड काउंसिल होती है यहाँ पे फिर से एक फाइनल कंपाइलेशन होता है 12 अंगाज का एंड 12 उपअंगाज का। अब ये 12 अंगाज क्या थे, ये वही थे जो हमने अगमाज में पढ़ा था कि ये जो इनके अंदर जो भी टेक्स्ट या लिटरेचर होते थे उनके अंदर जो डायरेक्ट प्रीचिंग होती थी वर्धमान महावीर की वो सब आती थी। और ये जो उपंगाज होते थे इनके अंदर जो अलग अलग राइटर होते थे उनकी कमेंट्रीज आती थी जो वे करते थे अंगाज के ऊपर। वर कंपाइल्ड इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब महावीर के बहुत सारे नाम हैं, वर्धमान हो गया, केवलीन हो गया, अर्थ हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, अरहंत हो गया, ये अलग अलग उनके नाम हैं जो अलग अलग जगह पे बोले जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो फिर से आ गया मकाली गोसालाई, महावीर डॉटर हस्बैंड एंड हिज फर्स्ट डिसिपल मेड ए सेक्ट आजीविका सेक्ट। अब ये सेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इस सेक्ट से, क्योंकि इसको अशोका ने बहुत ज़्यादा प्रोपागेट किया था। नाउ अब देखते हैं कुछ मिससेलेनियस पार्ट को। अब यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैनिज्म में मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं। अब सिंबल देखते हैं, तो सिंबल में महावीर का सिंबल लायन हो गया, पार्श्वनाथा का स्नेक हो गया। अब यहाँ पे देखना कि जो जैनिज्म में दो टाइप के वर्त को ही फॉलो करते हैं, एक होता है अनुवर्त एंड दूसरा होता है महावर्त। अब ये जो होता है ये हाउस होल्ड्स के लिए होता है जो ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते हैं, और जो महावर्त होता है वो मोंक्स के लिए होता है जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं। अब जैन स्तूपा जो है ये ध्यान रखना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था जब वो फाइनली कर्नाटका में मूव कर जाते हैं, ये कर्नाटका के अंदर आता है। और यहाँ पे भद्रबाहु है उनके द्वारा या फिर उनके मेमोरियल में ये स्तूपा बनाया गया है। फर्स्ट स्प्लिट होता है जैनिज्म में जिसको बोलते हैं बहुरतवाद, मतलब बहुरतवाद का मतलब ही हम देखें तो इसका मतलब होता है स्प्लिट। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, किसके द्वारा आता है, जमाली के द्वारा। अगर हम जैन आर्किटेक्चर देखते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ से ही क्वेश्चन मोस्टली आपके चांसेस है बन जाएंगे। हाथी गुम्फाज केव हो गई, ये किसका आर्किटेक्चर है, जैनिज्म का। दिलवाड़ा टेम्पल हो गया, माउंट आबू में है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा को हम बाहुबली बोलते हैं, ये कर्नाटका के अंदर आता है, ये भी जो है जैनिज्म आर्किटेक्चर है। एलोरा की केव्स हो गई, ये महाराष्ट्र में आ गया। उदयगिरी खंडागिरी की केव्स है उड़ीसा के अंदर, ये भी जैनिज्म के अंदर आती हैं। अगली वीडियो में जब हम बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर कर रहे होंगे तो उनके साथ में जैनिज्म के आर्किटेक्चर के डिफरेंशिएट भी हम देखेंगे। अगर हम पैटर्न्स की बात करें जैनिज्म में, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उदयन हो गए, कुमारपाला हो गए, बिंदुसार हो गए, ये सब जो थे वो लोग थे जिन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। फिर देखते हैं फिलोसफी को। अब कोई भी रिलीजन होता है उसकी सर्टेन बिलीफ होते हैं, सर्टेन फिलोसफी होती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है उस पर्टिकुलर रिलीजन को ज्वाइन करते हैं। अब जैनिज्म में ये क्या क्या चीज़ें थी वो देखते हैं। ये मानते थे कर्मा को लेकर के इनका जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ये मानते थे कि अगर किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में लिबरेशन की तरफ जाना है या उनकी सोल को लिबरेशन की तरफ लेकर जाना है तो उनको कर्मा फॉलो करने होंगे। अगर कोई किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो उसको जो है उस चीज़ के लिए पेनेंस करना चाहिए, यानी कि पश्चाताप करना चाहिए, ताकि वो अपने जो कर्म है उनको, बुरे कर्म है उनको कम कर सके। ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल में बहुत ज़्यादा मानते थे। इनका मानना था ये था कि जो सोल है वो कभी उसकी डेथ नहीं होती, बॉडी के ख़त्म होने के बाद में वो दूसरी बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेती है। एक्सट्रीम नॉन वायलेंस को ये मानते थे कि एग्रीकल्चर हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम एक किसी भी इंसान की या किसी भी जानवर की, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, अगर उसकी लाइफ को हम इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो वायलेंस के अंदर आता है। रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास में बिल्कुल नहीं मानते थे। अपोज कास्टिज्म, ये एक मेन फैक्टर था कि जिसकी वजह से लोग जो है जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए, क्योंकि
उस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी, लोगों की लाइफ माइजरेबल होना स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो छोटी कास्ट के लोग जैसे समझते थे सो कॉल्ड, उन लोगों के लिए जैनिज्म एज ए बेटर अपॉर्चुनिटी उनको लगने लग गया था। भगवान में ये बिल्कुल नहीं मानते थे, इनका मानना ये था कि जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में क्रिएट हुई हैं वो एक नेचुरल फिनोमिनान के अंडर क्रिएट हुई हैं। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू गाइज लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म को। टिल देन सी या बाय बाय।